हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओशनोग्राफी का पार्ट। ये वीडियो आपको आज 6 बजे मिल जाएगी और कल 6 बजे हम ओशनोग्राफी की जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज़ खत्म कर लेंगे। अगर जो भी स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं, ठीक है, और उनको ये पीडीएफ मिली है तो इस पीडीएफ को आप खोल के रखो। और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो अपनी हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ खोल के रखो। आप दोनों को समझ में आ जाएगा और दोनों को अच्छे से याद भी हो जाएगा। इस पीडीएफ ये थोड़ा आपको लेंदी लग सकती है, बट जब मैं इसके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा वो मुश्किल से मुश्किल 1 पेज के होंगे, ठीक है। सो उसकी आप हेडेक मत लो। ये पीडीएफ दिखने में बड़ी है, वाई? बिकॉज इसमें हमने एनसीईआरटीज़, हमने घटना चक्र जितनी भी पूर्वावलोकन है वो पूरी खत्म कर ली है, प्लस लूसेंट हो गई, जो एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, प्लस सविंदर सिंह की किताब हो गई, इस सबसे खत्म कर लिया ताकि कभी भी आपको कोई भी XYZ एग्ज़ाम देना पड़े तो ये पूरा मटेरियल आपके लिए काम का हो। ऐसा ना हो कि XYZ एग्ज़ाम देना है तो सर आप फिर से कोर्स परचेस कर रहे हैं। नहीं, जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, दैट्स मोर देन इनफ। किसी भी एग्ज़ाम में कहीं से कहीं तक बहुत हार्डली कुछ ऐसा होगा जो एक्स्ट्रा पूछ ले। देयर इज़ नो चांस कि कुछ एक्स्ट्रा पूछ ले। मेरी कोशिश यही रही है। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं ओशनिक करंट से। सबसे पहले जब मैं ओशनोग्राफी की बात करता हूँ तो ओशनिक करंट्स क्या होती हैं? ओशनिक करंट्स बेसिकली क्या होती है? संवहनीय धाराएं होती हैं, बेसिकली जल की धाराएं होती हैं। जैसे वाटर है ना, आप पानी को पुश करोगे सो क्या होगा, वो आगे मूव करेगा, है ना। सो ये क्या होता है? अगर बेसिकली करंट्स की बात हो रही है तो जो करंट्स हैं ये कहाँ पर बह रही हैं? ये पानी के नीचे बह रही हैं। जैसे ये सतह है पानी की, इसके नीचे बह रही हैं, ऊपर नहीं बह रही हैं। ऊपर जो बह रही हैं वो होती हैं वेव्स। वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं करती, ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं आज ही की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करंट से। करंट्स बेसिकली कैसे हो सकती हैं? सरफेस हो सकती हैं, वार्म हो सकती हैं, कोल्ड हो सकती हैं, डीप करंट्स हो सकती हैं। मैंने आपको बताया डीप करंट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले सरफेस करंट्स। सरफेस करंट्स क्या होते हैं? ड्रिवन बाय विंड पैटर्न्स, रोटेशन की कोरियोलिस फोर्स के उस डायरेक्शंस में उस होती है ऑब्वियसली। नाउ इसका लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काफ़ी असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं। नाउ जैसे कि अगर मैं बनाता हूँ आपके पास, जैसे ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये रहा क्या, साउथ अमेरिका, क्लियर। और ये रहा हमारे पास, ये रहा क्या, अफ्रीका, ठीक है। ये रहा साउथ अमेरिका और ये रहा अफ्रीका, ठीक है। ओके, सो जब मैं साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका और अफ्रीका की बात करता हूँ तो इस पूरे सेगमेंट में क्या रह गया कि भाई ज़ीरो, ये रहा। अगर मान लो कोई करंट यहाँ बह रही है तो ऐसा तो है नहीं कि करंट चीर के आगे निकल जाएगी, उसको लैंड बाउंड्री के साथ साथ चलना पड़ेगा, ये भी सत्य है। सिमिलरली यहाँ पर भी मूव ऐसा होगा करंट का। सो पूरा मैटर क्या है कि लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करता है। यस, अब देखो मान लो ये रहा 0 डिग्री, ठीक है। अगर ये 0 डिग्री है तो कोरियोलिस फोर्स नीचे कैसे चलेगी? विंड डायरेक्शन ऐसा रहेगा, ये क्लियर है, विंड का डायरेक्शन ऐसा रहेगा। सिमिलरली ऊपर भी ईस्टर्लीज का डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। अभी जो डायरेक्शन रहेगा वही तो उस लहर को तहराएगा, उस करंट को तहराएगा। जब उस करंट का मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में तो आप देखोगे कि ये भी इसी तरीके से मूव होगी, है ना। जो विंड मूवमेंट होगा, विंड मूवमेंट के अलॉन्ग साइड साथ ही साथ चलेगी करंट मूवमेंट, ठीक है। सो सरफेस करंट्स को हम कह सकते हैं विंड पैटर्न्स हो गए कोरियोलिस फोर्स के, क्योंकि विंड पैटर्न कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड है, हमने देख लिया था, एंड लैंड मास डिस्ट्रीब्यूशन से अफेक्ट होता है। वहीं वार्म करंट की बात करते हैं, दे फ्लो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब देखो ऑब्वियसली वार्म है ना, मैंने आपको बताया है जो जहाँ से आता है वो वहीं के गीत गाता है। मैंने आपको बताया था ना परसों की क्लास में, जो हवा जहाँ से आएगी वो वहीं के गीत गाएगी। अगर हवा वेस्ट से आ रही, ईस्ट से आ रही है तो ईस्टर्ली कहलाएगी, वेस्ट से आएगी तो वेस्टर्ली कहलाएगी। अगर गर्म से ठंडे में जा रहा है तो वार्म करंट हो गया। वार्म मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है तो वार्म करंट हो गया। अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो क्या हो गया? कोल्ड करंट हो गया, ठीक है। जैसे हमबोल्ट हो गई, लेब्राडोर हो गई, फिर गल्फ स्ट्रीम कोरोशियो। अच्छा, एक और बात थी, इस पूरे सेगमेंट में मैंने आपको करंट्स की पीडीएफ नहीं दी है। जो डिफरेंट टाइप्स की करंट होती हैं, कोल्ड हो गई, डिफरेंट टाइप्स की वार्म करंट हो गई, वो मैंने आपको नहीं दी है। वाई? मैं इस पीडीएफ को प्रॉपर कंसेप्चुअल रखना चाहता था, कोशिश की है। कल मैं एक अलग से एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, जस्ट 1 पेज की होगी, जिसमें कोल्ड करंट और वार्म करंट आपको मिल जाएगी, कल या आज मिल जाएगी, ठीक है। और कल हम उसको कवर कर लेंगे पीवाईक्यूज़ के साथ। जब पीवाईक्यूज़ में आएंगे हम क्वेश्चंस देखेंगे तो साथ ही साथ सब कुछ याद कर लेंगे एक ही बार में, ट्रिक्स के साथ।
फिर डीप करंट क्या है, ड्रिवन बाय डेंसिटी डिफरेंसेस, जैसे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशंस कहलाता है। अब ये है क्या, ये हमारे काम का नहीं है, यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम का नहीं है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन क्या होता है, बट फिर भी अगर मैं बात करता हूँ तो हमें याद रखना है डीप करंट किससे ड्रिवन बाय होती है, जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है पानी का, उससे ड्रिवन बाय होती है। और बेसिकली ये सबसे बड़ी करंट्स यही होती हैं, है ना। लार्जेस्ट करंट्स अगर पूछता है कौन सी है, तो डीप करंट्स ही है, याद रखना। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा ऐसा, बट अगर पूछता है तभी, अगर आपको कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, कहीं भी पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए नॉलेज, ठीक है। मान लो ये है, तो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन इस तरीके से हो सकते हैं कि पूरा इतना ऐसे कवर होते रहे, ठीक है। तो इतनी बड़ी ये करंट्स होते हैं, ठीक है। फिर ओशनिक मूवमेंट्स की बात करते हैं, सेकंड टॉपिक हमारा ओशनिक मूवमेंट्स की बात करें तो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर आर क्लासिफाइड इनटू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी हो सकता है ओशन का और वर्टिकल मूवमेंट भी हो सकता है। अब आप कहोगे यार वर्टिकल मूवमेंट कैसे हो सकता है, तो बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हॉरिजॉन्टल ओशनिक मूवमेंट में। सबसे पहले आ गया ओशनिक करंट, फिर आ गई वेव्स, फिर आ गया टाइड्स, ठीक है। ओशनिक करंट्स की बात करेंगे तो लार्ज स्केल होता है, कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन। सो करंट क्या है, बेसिकली अभी हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। ओशनिक करंट क्या है, एक डायरेक्शन में मूवमेंट होना विंड का, उसका वाटर का, तो वही हो गया ओशनिक करंट। इसके अलावा बात करते हैं इसके टाइप्स कैसे होते हैं, सरफेस हो गया, डीप वाटर हो गया, ये सब हमने डिस्कस कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता दोबारा डिस्कस करने का। वेव्स की बात करते हैं, वेव्स इज अ ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल ट्रांसफरिंग एनर्जी बट नॉट मास। मतलब क्या है, मतलब ये है पानी जो है वो वहीं घूम रहा है बस, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि वेव आ रही है, वेव आ रही है, वेव आ रही है, बट वो वेव आती नहीं है, लहर कभी आती नहीं है, लहर वहीं पर घूम रही है। देखो जैसे ये पानी था, ठीक है, कभी ऐसा था, अब ये वाला जो हिस्सा है वो नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया, और ये वाला हिस्सा ऊपर चला गया, तो ये इस तरीके से हो गया। तो ऐसा प्रतीत होता है हमें कि देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर, बट देयर इज़ नॉट अ मूवमेंट ऑफ वाटर, देयर इज़ ओनली अ मूवमेंट ऑफ एनर्जी, ट्रांसफरिंग एनर्जी होती है बस, ठीक है। जनरली जो होता है वो विंड के द्वारा होता है, बट सीजमिक एक्टिविटी के द्वारा भी हो सकता है। मतलब भूकंप आ गया तो सुनामी आ सकती है, उस वहीं से भी वेव्स बनती है ना, लार्ज वेव्स आपने देखी होगी सुनामी की वजह से, तो वो भी क्या है, वो एनर्जी वाली चीज़ है। वेव की हाइट, वेव की वेवलेंथ, वेव का पीरियड आर द की पैरामीटर्स। अब ये देखो, सोच के देखो, अब खुद सोचो क्या ये लाइन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, नहीं है, बट फिर भी मैंने दी है, क्यों, कभी कहीं काम आ जाए, तो ऐसा ना हो कि आपको अलग से कोई बैच लेना पड़े या कुछ लेना पड़े। हमने सब कुछ कवर कर लिया इसमें, ठीक है। टाइड्स की बात करते हैं। सो पीरियोडिक राइज इन द फॉल ऑफ द सी कॉज बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड द सन। अब देखो टाइड क्या होता है ना, ज्वार भाटा जैसे कहते हैं, टाइड क्या होता है। टाइड बेसिकली क्या होता है, जैसे ये पानी है, ठीक है, ठीक है, इस पानी का लेवल यहाँ तक था, टाइड आई, हाई टाइड आई, तो क्या हो गया, पानी का लेवल बढ़ गया, लो टाइड आई, पानी का लेवल कम हो गया, ये था एवरेज, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स की टाइड्स होती हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे नीचे यहाँ पर टाइड्स की डेफिनेशन में। इसके अलावा वर्टिकल ओशनिक मूवमेंट्स भी होता है, जैसे अप वेलिंग, डाउन वेलिंग, टाइड्स हो गई, है ना, सर्जेस हो गए, ये सब हो गए। अब टाइड्स बेसिकली, अब देखो ध्यान से देखोगे, टाइड्स हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में भी आ गया और वर्टिकल मूवमेंट में भी आ गया, ये डिपेंड करता है, ठीक है। वाव, देखो मेनली ये वर्टिकल मूवमेंट का ही हिस्सा है, मेनली जो है याद रखना, मेनली जो है वो वर्टिकल मूवमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। बट अगर प्रैक्टिकली देखें तो टाइड क्या है, ऐसा तो है नहीं पानी ऊपर उठ जा रहा है ना, पानी अगर ऐसा है तो पूरा का पूरा लेवल ऊपर उठ रहा है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही माना जाता है कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। बट अगेन मेनली अगर देखा जाए तो इट्स अ पार्ट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स, ठीक है, याद रखना। फिर टाइड्स की बात करते हैं। इट्स अ पीरियोडिक राइज इन द फॉल ऑफ सी लेवल कॉज बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन एंड द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब सूरज, ये रहा मान लो हमारा सूरज, ये रहा चंद्रमा और ये रहा बीच में पृथ्वी, तो इससे क्या होगा, जो पानी होगा कुछ ये खींचेगा कुछ ये खींचेगा, ठीक है। उससे पानी कुछ इस तरीके से, जो इंडिया पूरा अर्थ का ओशन है वो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ हो जाएगा। सो इससे ये सेंस क्या है, ये सेंस बेसिकली ये है, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा है ना, मून का और सन का, है ना। किसका ज़्यादा होगा, तो मून का ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि मून ज़्यादा हमारे क्लोज है, मून इज नियर द प्रॉक्सिमिटी, वही सन भी एक्सर्ट करता है फोर्स पे, ठीक है, हमारे उस पर। फिर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम करेगा। कल को पूछता है सेंट्रीपिटल काम करेगा, तो गलत मान लेना, सेंट्रीपिटल नहीं होता, सेंट्रीफ्यूगल होगा। हिंदी वालों उसमें आपको टर्म मिल गया होगा, सेंट्रीफ्यूगल को हिंदी में क्या बोलते हैं,
तो आपने वो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। सेंट्रीफ्यूगल ड्यू टू अर्थ मून सिस्टम रोटेशन क्रिएट्स अ टाइडल बल्ज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। अब है क्या सीन, ये बेसिकली सीन क्या है, देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। ये रहा अर्थ, क्लियर। अब मान लो ये रहा चांद और ये रहा मून, दोनों इस तरफ है, ठीक है, दोनों इस तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, तो पानी क्या होगा, पानी तो भाई उठेगा एक तरफ से, है ना, ये उठ गया ऐसे। अब क्या एक तरफ ही उठेगा क्या, सोच के देखो, क्या ये एक तरफ ही उठेगा, ऐसा तो है नहीं। मान लो ऐसा हो जाएगा क्या, ऐसा होना तो ऐसा चाहिए था, हाँ या ना। पानी का जो मूवमेंट था वो एक डायरेक्शन में होना चाहिए था, दूसरी डायरेक्शन में तो होना भी नहीं चाहिए, यहाँ तो होना भी नहीं चाहिए था। बट क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सेस पे घूम भी रही है, क्या कर रही है, अपने एक्सेस पर घूम भी रही है, इसलिए क्या होगा, अब जैसे आपने कभी आप एक मिनट बाल्टी लो किसी दिन, ठीक है, उस बाल्टी को क्या करना है, यहाँ से पकड़ना, पानी भरना इतना और बहुत ज़ोर से घुमा देना, ये आप हो, ठीक है, इस बाल्टी को ऐसे यहाँ पर पकड़ना रस्सी से और इसे पूरे में घुमा देना, तो क्या पानी की बोतल, पानी की एक भी बूंद गिरती है, क्यों, क्योंकि बिकॉज आपने एक प्रेशर लगाया बाहर की तरफ, तो जो पानी है ना, जैसे ये रहा वो बाल्टी, ठीक है, आपने ऐसे घुमाया ऐसे, तो पानी भी अंदर की तरफ पुश हुआ, ठीक है, पानी भी अंदर की तरफ फोर्स लगा, इसलिए एक भी बूंद बाहर नहीं आती, क्लियर। सिमिलर वे में जब अर्थ हमारा घूमेगा तो उससे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पानी है ये इस तरफ भी तो फोर्स मारेगा, हाँ जी क्या ना जी, मारेगा। तो जब ये फोर्स मारेगा तो ये टाइडल बल्ज क्रिएट होगा दोनों तरफ। किसकी वजह से होगा, क्या वो सेंट्रीपिटल की वजह से होगा, नहीं होगा, क्या वो किसकी वजह से होगा, सेंट्रीफ्यूगल की वजह से होगा, ठीक है, याद रखना आप। सो ड्यू टू द अर्थ मून सिस्टम रोटेशन क्रिएट्स अ टाइडल बल्ज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून, ठीक है, इजिली याद समझ गए। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सन मून एंड अर्थ की बात करते हैं तो अलाइनमेंट इज राइट एंगल पोजीशन, चेंज टाइडल रेंज, ठीक है। अब देखो इसमें सन मून और अर्थ कैसे कैसे अलाइन हो सकता है। मान लो ये रहा अर्थ, ठीक है, ये रहा हमारे पास अर्थ, ठीक है, हो सकता है सन यहाँ पर हो, मून यहाँ पर हो, है ना, हो सकता है सन यहाँ पर हो, मून यहाँ पर हो, अर्थ यहाँ पर हो सकता है सन यहाँ पर हो, मून यहाँ पर, अर्थ यहाँ पर हो और मून ऊपर हो या फिर नीचे की तरफ हो, है ना, इस तरीके से बन सकते हैं। अब ये जिस तरीके से ये बनेगा उस हिसाब से टाइप्स ऑफ टाइड्स बन जाती हैं। स्प्रिंग टाइड, ठीक है, फुल मून और न्यू मून के टाइम पे बनेगी, फुल मून और न्यू मून के टाइम पे बनेगी। जैसे सन मून एंड अर्थ आर इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सन मून और अर्थ बेसिकली क्या है, स्ट्रेट लाइन पे ऐसे बन सकता है, या फिर सन अर्थ मून बन सकता है। सो मून या तो बीच में आ सकता है या फिर साइड में आ सकता है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है, इस तरीके से। फिर नाउ इसी स्प्रिंग टाइड में ही हाईएस्ट टाइड्स और लोएस्ट टाइड्स भी बनेंगी। स्प्रिंग टाइड्स में ही हाईएस्ट टाइड्स और लोएस्ट टाइड बनेंगी। क्यों बनेगी, देखो ये अर्थ है हमारा, अगर सन और मून एक तरफ होंगे तो दोनों एक जगह से प्रेशर बनाएंगे, हाँ जी कि ना जी, एक जगह से प्रेशर बनाएंगे तो क्या होगा, बनेगी हमारे पास हाई टाइड, हाईएस्ट टाइड बनेगी। और अगर सन और मून अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे तो क्या हाईएस्ट टाइड बन पाएगी, क्या बनेगी, लोएस्ट टाइड बनेगी, क्लियर। तो इसके अलावा नीप टाइड्स क्या होती है, अकर द फर्स्ट क्वार्टर एंड द थर्ड क्वार्टर ऑफ द मून। कब, थर्ड क्वार्टर फर्स्ट क्वार्टर पे। ये क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे। कैसे राइट एंगल पे होंगे, सन अर्थ मून, या मून नीचे आ गया, ठीक, ऊपर नहीं है तो नीचे आ गया, नीचे नहीं है तो ऊपर आ गया, है ना। तो ऐसे ही राइट एंगल बना रहा है, इस एंगल में क्या बनेगा, नीप टाइड्स बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। फॉर्म्स ऑफ टाइड बाय द फ्रीक्वेंसी, सो सेमी ड्यूरेशनल हो गई, ठीक है, 2 हाई एंड 2 लो टाइड्स ड्यूरिंग द लूनर डे। सो एक दिन के अंदर 2 हाई और 2 लो टाइड बन गई, तो इसे क्या बनेंगे, सेमी ड्यूरेशनल टाइड। ड्यूरेशनल मतलब दिन में एक बार, सेमी ड्यूरेशनल मतलब दिन में 2 बार, ऐसे याद रख लो। सेमी ड्यूरेशनल मतलब आधे दिन में एक बार। सेमी सर्कल होता है, सर्कल होता है पूरा सर्कल, सेमी सर्कल होता है आधा सर्कल, ठीक है, ऐसे। सो ड्यूरेशनल मतलब दिन में एक बार, सेमी ड्यूरेशनल मतलब आधे दिन में एक बार, मतलब पूरे दिन में कितना, 2 बार। अगर आधे दिन में एक बार है तो एक दिन में कितनी बार होगा, 2 बार होगा, क्लियर। मिक्स्ड टाइड्स भी हो सकती हैं, अनइक्वल हाइट्स ऑफ सक्सेसिव लो एंड हाई टाइड्स हो सकती हैं, जैसे बेसिक क्वेश्चन में आती है, इतना काम का नहीं है। पूछने को ये पूछ सकता है ड्यूरेशनल टाइड्स में कितनी बार टाइड्स बनेगी, हाई टाइड लो टाइड कितनी बार बनेगी, तो एक बार बनेगी। सेमी ड्यूरेशनल में कितनी बार बनेगी, 2 बार बनेगी, सही है। इस तरीके से आपको याद रखना है।
टाइडल करंट्स की बात करते हैं तो फ्लड करंट हो गया, एब करंट हो गया, स्लैक वाटर हो गया। फ्लड करंट क्या है? वाटर फ्लोज टुवर्ड्स द कोस्ट ड्यूरिंग द राइजिंग टाइड, ठीक है। एब करंट क्या है? अवे फ्रॉम द कोस्ट ड्यूरिंग द फॉलिंग टाइड। स्लैक करंट क्या है? पीरियड बिटवीन विच फ्लड एंड एब विद मिनिमल करंट मूवमेंट। अब है क्या, समझो। कुछ कोस्ट लाइन्स होती हैं, उन पर भी निर्भर करता है कि टाइड कैसी बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोस्ट लाइन ऐसी है, ठीक है, ऐसे सिंपल ओपन कोस्ट लाइन है, इसे कहते हैं ओपन कोस्ट लाइन। अगर कोस्ट लाइन ऐसी है तो क्या इसमें कुछ टाइड में अंतर आएगा? सोच के देखो। कोस्ट लाइन ऐसी है ओपन, ठीक है, जो पानी का मूवमेंट हो रहा होगा वो यहाँ तक पहुँच पा रहा होगा। टाइड आई, पानी का मूवमेंट बढ़ गया तो यहाँ तक पहुँच जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा। बट अगर क्लोज्ड कोस्ट लाइन है, ठीक है, या एक्यूट एंगल वाली कोस्ट लाइन है इस तरीके से, ठीक है, तो सोच के देखो, अगर मैं इसको 3D बनाऊं, ठीक है, ये इस तरीके से क्लिफ ही तो है एक तरीके से, हाँ जी, है ना जी। तो अब आप इसको समझो इस तरीके से कि अगर इस पर जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा वो अगर पानी इस तरफ था, इतना आ रहा था मान लो, ठीक है, पानी पहले इतना आ रहा था, अब अगर जो पानी आएगा वो कितना आएगा? वो प्रॉपर पूरा बढ़ जाएगा। सो इस कोस्ट लाइन के इम्पैक्ट की वजह से भी डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स बन जाते हैं। फ्लड बन जाता है, एब बन जाता है, स्लैक वाटर बन जाता है। अब इसको आपको याद कैसे रखना है? फ्लड मतलब, फ्लड क्या होता है? जब राइजिंग टाइड होगा, ठीक है, वाटर फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब होता क्या है फ्लड में? क्या होता है? बाढ़ में क्या होगा? आप सोच के देखो, बाढ़ में क्या हो रहा है कि जल का बहाव जो है वो बढ़ गया। जल का बहाव बढ़ गया तो पानी घुस गया, पानी घर में घुस जाता है या फिर सड़कों पे आ जाता है, जो भी है ना, इस तरीके से। सो फ्लड में क्या हो रहा है? जल का बहाव बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि टाइड आ रही है, हाई टाइड है। और एब मतलब जा रही है, इस तरीके से मान लो, ठीक है। ये सब हो गया। वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं नाउ। रेफर्स टू हाउ ओशन वाटर टेम्परेचर चेंजेस विद द डेप्थ। अब देखो, वर्टिकल मतलब अपने आप में लंबवत, ठीक है, आप नीचे जाते जाओ, टेम्परेचर में क्या डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसी की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस डायग्राम समझो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहली लेयर होती है सरफेस लेयर, ठीक है, ये लेयर होती है जहाँ पर कहीं ना कहीं सूरज की किरणें आ पाती हैं, ठीक है। ये फोटिक लेयर है बेसिकली, हम एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं इसे, फोटिक लेयर, जहाँ पर सूरज की किरणें आ पा रही हैं। अब यहाँ पर तक सूरज की किरणें आ पा रही हैं, मतलब क्या टेम्परेचर रहेगा, वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। तो ये रहा टेम्परेचर, देख रहे हो, ये 20 से 24 के बीच में रहता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। बट यहाँ जो पोर्शन होता है ना, 200 मीटर, लगभग 200 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक का, ये जो पोर्शन होता है यहाँ पर बहुत हाईली, मतलब क्या होता है, टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। वाई? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डेप्थ बढ़ती है। पहली बात तो डेप्थ बढ़ी। दूसरी बात क्या होगा, सूरज जो है, सूरज मामा, वो भी नहीं आ पाया यहाँ तक, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, देख रहे हो, ठीक। तो जो टेम्परेचर कहीं ना कहीं 20 से 24 के बीच में था, अब वो 4 से 8 के, 4 से 5 या 4 से 6 के बीच में है ना। सो ये क्या हो रहा है, दिस थिंग इज कॉल्ड थर्मोक्लाइन, ठीक है। एक होता है इंक्लाइन, होता है, आपने सुना होगा इंक्लाइन मतलब ऐसा, डिक्लाइन, इंक्लाइन, सुना है आपने। तो वैसा ही होता है थर्मोक्लाइन, जब टेम्परेचर इंक्लाइन करे, डिक्लाइन करे, तो उसे बोलेंगे थर्मोक्लाइन, ठीक है। सो आप यहाँ देख सकते हो टेम्परेचर इस रीजन में जाके बहुत शार्पली ड्रॉप होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कौन सा रीजन है अर्थ ओशन के उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पर देयर इज़ अ हाईली शार्प डिक्लाइन इन द टेम्परेचर, तो उसे बोलेंगे थर्मोक्लाइन, ठीक है। हिंदी मीडियम में सेम नोट्स हैं, तो आप ध्यान से पढ़ सकते हो। इसके अलावा डीप लेयर की बात करते हैं, तो डेप्थ बिलो 1000 मीटर टू ओशन फ्लोर, याद रखना। डीप लेयर की जो डेप्थ होगी वो 1000 मीटर से कम होगी, ठीक है। सेम 1000 मीटर से नीचे आओगे तो डीप लेयर मिलेगी आपको। और यहाँ कभी भी जो देखोगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री से सेल्सियस नहीं जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा, याद रखना, ठीक। क्यों? क्योंकि पानी का जो भाव होता है वो मिक्स, पानी जो होता है वो टेम्परेचर वो मिक्स भी करता रहता है अपने आप में, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से? लैटिट्यूड हो गया, क्लियर हो गया। स्ट्रॉन्ग थर्मोक्लाइन इन ट्रॉपिक्स, वीक इन हाई लैटिट्यूड्स, मतलब जो पोल एरियाज होंगे वहाँ पर वीक होगा, है ना, इस टाइप से।
सीज़न हो गया, समर सीज़न में क्या होगा, सरफेस वार्म ज़्यादा होगा, है ना, और विंटर में क्या होगा, सरफेस ठंडा ज़्यादा होगा, इसलिए थर्मोक्लाइन वीक हो जाएगा। ओशन करंट्स की बात करते हैं, अपवेलिंग ये पढ़ते हैं अभी, ओशन करंट्स पढ़ेंगे, अपवेलिंग डाउनवेलिंग हमें पढ़ना है अभी, एंड मिक्सिंग एंड टर्बुलेंस भी हमें याद रखना है। विंड और स्टॉर्म्स आ गए तो थर्मोक्लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना काम का नहीं है, हमें बस इतना याद रखना था कि कितना डेप्थ है, ठीक है, प्लस जो भी ये जो है इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। नाउ सेलिनिटी की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेलिनिटी। नाउ ये हमें इम्पोर्टेंट याद रखना है, एटलीस्ट शुरुआती 3 याद रखने हैं, ठीक है। क्लोरीन, ठीक है, सोडियम और सल्फ़र, क्लोरीन सोडियम सल्फ़र, ये आपको एटलीस्ट 3 याद रखने हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन होता है सेलिनिटी के मामले में। सेलिनिटी मतलब लवणता, ठीक है, मुझे हिंदी में लिखना नहीं आता, लवणता बोलते हैं शायद इसको, सेलिनिटी को, ठीक है। सो मैक्सिमम लवणता वाले जो लेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, डॉन जॉन पॉन्ड, ठीक है, ये डॉन जॉन पॉन्ड कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही है, ठीक है। इसके अलावा डेड सी है सेकंड, सो डीपेस्ट हाइपरसेलिन वाटर बॉडी। सो अगर बात करते हैं डीपेस्ट सेलिन वाटर बॉडी कौन सी है, ठीक है, तो वो कौन सी है, डेड सी। सॉल्टीएस्ट की बात करते हैं, से लीस्ट सॉल्टी अगर हम क्रोनोलॉजी वाइज देखें तो कौन कौन सी होंगी, सो लेक असल भी है जिबूती में, उसके बाद डेड सी होगी इसराइल में, फिर इसराइल जॉर्डन और फ़लस्तीन के वाले रीजन में आती है, इसराइल मानोगे आप, ठीक है, मेन चीज़ तो। फिर ग्रेट सॉल्ट लेक आएगी यूनाइटेड स्टेट्स में, देन ये वही है ग्रेट रॉक, ये जो है ना, ये हम पढ़ेंगे सब, सारी लेक्स जो भी हैं हम सब पढ़ेंगे उसमें मैपिंग में, आप चिंता मत करो, अभी बस आप याद रख लो थोड़ा बहुत कहाँ पर है क्या है, ठीक है ना। रेड सी आपको याद रखना है, मेडिटेरेनियन सी याद रखना है, कैस्पियन सी याद रखना है, ओशंस में याद रखो, सबसे ज़्यादा ओशन जो लवणता है, लवणता कहाँ पाई जाती है, वो है अटलांटिक, देन इंडियन, देन पैसिफिक, देन आर्कटिक ओशन, ठीक है। अब इसमें भी जो है, इसमें भी जो हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि भाई इनके लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, प्लस अगर मैं रेड सी बात कर रहा हूँ, मेडिटेरेनियन सी बात कर रहा हूँ, कैस्पियन सी की बात कर रहा हूँ या ब्लैक सी की बात कर रहा हूँ, जो भी है वो सी कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैपिंग में हम उन्हें कवर करेंगे, अभी 3-4 दिन बाद मैपिंग कवर करेंगे पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो सब कवर हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग की बात करते हैं। अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग से होता क्या है, इससे होता है न्यूट्रिएंट का मिक्सिंग, ठीक है। अब प्रॉपर समझा देता हूँ मैं एक बार डायग्राम्स के थ्रू, फिर आप समझ भी जाओगे अच्छे से। देखो मेन डायग्राम आपको ये याद रखना है, ये है क्या, तो जैसे आप ध्यान से देखोगे, अभी जो भी लिखा हुआ है वो सब भूल जाओ, जो भी लिखा हुआ है वो भूल जाओ, जस्ट जो आपको देखना है, फोकस यहाँ रखना है कि भाई ये रहा एक, ओके, ये रहा क्या है, ये एक समुद्र है, ठीक है, ये वाला एक ईस्टर्न कॉन्टिनेंट है, कौन सा है, ईस्ट कॉन्टिनेंट, है ना। अब ईस्ट कॉन्टिनेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये वेस्ट क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, देखो ये रहा कॉन्टिनेंट, ये रहा कॉन्टिनेंट, है ना। जैसे मान लो, अभी समझाता हूँ, जैसे मान लो ये रहा हमारा साउथ अमेरिका और ये रहा हमारा अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका कहाँ पर है, ईस्ट में है, हाँ के ना, देखो ऐसे मानते ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अफ्रीका कहाँ हो गया, ईस्ट में हो गया, साउथ अमेरिका कहाँ हो गया, वेस्ट में हो गया। पर अगर मैं बात करता हूँ ये इस वाले ओशन की, ठीक है, बीच में जो ओशन है इसकी बात करता हूँ अगर मैं, तो इसके अनुसार अफ्रीका कहाँ पर हो गया, इसके ईस्ट में हो गया, इसके अनुसार अफ्रीका कहाँ हो गया, इसके वेस्ट में हो गया। और अफ्रीका की बात करता हूँ तो अफ्रीका के अनुसार ये वाली जो मार्जिन है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये कौन सी है, ये इसकी वेस्ट वाली मार्जिन है, और ये वाली जो मार्जिन होगी ये ईस्ट वाली मार्जिन होगी। सिमिलरली साउथ अमेरिका के अनुसार ये वाली जो मार्जिन है, ये वाली, ये कौन सी होगी, ये इसकी ईस्ट मार्जिन होगी, और साउथ अमेरिका के अनुसार ये वाली जो मार्जिन होगी वेस्ट मार्जिन होगी। क्लियर, यानी कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसके पर्सपेक्टिव में बात करता हूँ कि ओशन के पर्सपेक्टिव में, तो ओशन के जो पर्सपेक्टिव है वो अफ्रीका की वेस्ट वाली मार्जिन से टच में है, हाँ के ना, हाँ, और साउथ अमेरिका की ईस्ट वाली मार्जिन के टच में हो गया, हाँ जी के ना जी। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया आपको, एंड इतना क्लियर हो गया तो आप ये भी समझोगे कि ये क्यों लिखा है, ईस्ट ब्रैकेट में कॉन्टिनेंट,
कॉन्टिनेंट के वेस्ट में, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। अब समझो इस बात को एक और एंगल के थ्रू। हो क्या रहा है कि पानी कोरियोलिस फोर्स के भाव में आता है। आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम ये 0 डिग्री बना दिया मैंने, ठीक है, ये अर्थ बना दिया। हो क्या रहा है, नीचे से ऐसे आएगी और ऐसे घूम जाएगी, ऊपर से आएगी ऐसे घूम जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट बनाता हूँ, मान लो ये अफ्रीका है, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट बनाता हूँ, ये मान लो है अपना साउथ अमेरिका, ठीक है। अगर मैं ये वाले कॉन्टिनेंट बनाता हूँ तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हाउ इट वर्क्स। तो जो पूरा सिनेरियो है वो इस तरीके से वर्क करता है कि ओके, सो हो क्या रहा है, हो ये रहा है बेसिकली कि ध्यान से देखो इसे, पानी का मूवमेंट कहाँ से हुआ, कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन से लेकर कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न मार्जिन में हुआ। या फिर मैं कह सकता हूँ पानी का मूवमेंट समुद्र के लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड में हुआ, यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट में हुआ। यहाँ पर देखो पानी का मूवमेंट क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड से कहाँ हो रहा है, राइट साइड में हो रहा है, ईस्ट से लेके वेस्ट साइड में हो रहा है। कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए, कॉन्टिनेंट के पर्सपेक्टिव में कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न मार्जिन से लेके कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न मार्जिन में हो रहा है, हमने जस्ट अभी देखा, ठीक है। अब होगा क्या, अब अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है गर्मा गर्म एरिया पूरा, ठीक है। तो यानी कि जो ये जो पानी है उसके ऊपर की जो सतह होगी वो होगी गर्म, नीचे की चलो ठंडी होगी बट ऊपर की तो गर्म होगी। तो जो पानी का मूवमेंट होगा ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा गर्म रहेगा, है ना। और सारा का सारा पानी ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल के अलावा की वजह से सारा का सारा पानी कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड में जमा होने लगेगा, हाँ कि ना, होने लगेगा, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। क्योंकि सारा पानी एक जगह जमा होने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस था, थर्मोक्लाइन था, वो थोड़ा कम होगा कंपेयर टू दिस, क्योंकि गर्म पानी यहाँ ज़्यादा जमा है ना। तो मैं कह सकता हूँ तो इसका थर्मोक्लाइन किस तरफ होगा, ईस्ट वाले का थर्मोक्लाइन क्या होता है, डीप होता है, डेप्थ में होता है, यस होता है। और यहाँ पर क्या होगा, पानी क्या होगा, वार्म होगा, पानी गर्म है, पानी वार्म है, पानी वार्म है, इसका मतलब क्या होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने की संभावना होती है या नहीं होती है। इसीलिए जितने ज़्यादातर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में आते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो इंडिया के उड़ीसा, तेलंगाना इस वाले एरिया में आते हैं, है ना। कभी देखा ट्रॉपिकल साइक्लोन महाराष्ट्र से एंटर हुआ है, रेयर, बहुत रेयर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो मेजॉरिटी यहीं से आते हैं, है ना। अब पानी अगर इकट्ठा होगा तो ऐसा तो है नहीं यहाँ बढ़ता चले जाएगा यहाँ से खाली हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो डाउन वेलिंग भी होती है, इस पानी ये इकट्ठा हो गया, ये यहाँ से नीचे आएगा, नीचे फिल करने लगेगा, ओके, ये भी सही है। अब यहाँ पर जब पानी आ गया तो ये ऐसा तो नहीं ज़मीन तोड़ के अंदर चले जाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा, इसे कहते हैं अप वेलिंग। तो जो पानी ऊपर से नीचे आया उसे बोलेंगे डाउन वेलिंग, और जो पानी नीचे से ऊपर आया उसे बोलेंगे अप वेलिंग। ये भी सही है, कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। जब अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो आप समझोगे नीचे पानी कैसा था, कोल्ड था, ठीक है। ये कोल्ड पानी ऊपर आएगा, ठंडा पानी ऊपर आएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ थर्मोक्लाइन पतला हो गया। कोल्ड पानी क्या आएगा, ऊपर आएगा। जहाँ पर कोल्ड पानी थोड़ा ऊपर आएगा, ठंडा पानी ऊपर की तरफ आएगा, वहाँ पर क्या होगा, क्या नमी होगी, नहीं होगी, है ना। हमें पता है कोल्डनेस में नमी नहीं होती, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जो भी है हमें सब पता है इस वाले कंसेप्ट के बारे में। क्योंकि नमी नहीं होगी, पानी वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसीलिए नमी नहीं होगी। इसी वजह से क्या होगा, हमें डेजर्ट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कहाँ पर, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब एक बात और समझो, नीचे की तरफ क्या होती है, मिट्टी, और नीचे क्या होते हैं, एक तो हो गई मिट्टी प्लस क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना, क्लियर। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये भी तो ऊपर आएंगे, पानी जब ऊपर आ रहा है तो न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा तो यहाँ पर क्या होगा,
मछली जल की रानी है, मछली आएगी। क्लियर हो गया? मछली आएंगी, यानी कि जितने भी जो कोल्ड वाले जो पार्ट होते हैं, यानी अप वेलिंग वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं। न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं तो इसका मतलब क्या है, वहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि हमें बहुत सारे फिशिंग फार्म्स या फिशिंग एरियाज़, वो सब हमें यहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर नाउ कि प्रॉपर ये सीन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यही है थर्मोक्लाइन, यही है अप वेलिंग डाउन वेलिंग का कंसेप्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद द डीपर डेप्थ ऑफ थर्मोक्लाइन एंड डाउन वेलिंग, एंड मोस्ट डेजर्ट्स आर एसोसिएटेड विद द शैलो डेप्थ ऑफ थर्मोक्लाइन एंड अप वेलिंग। हमने देख लिया डेजर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, और ठीक है सिमिलर वे है, सिमिलर चीज़ है ये डायग्राम। ठीक है, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओशनिक वाटर, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड, ओशन करंट्स, विंड, सीजन, डेप्थ। ये तो समझ में आ गया होगा। थर्मोक्लाइन हमने पढ़ लिया। सैलिनिटी क्या होती है, एवरेज 35% होती है। एवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन होता रहता है, जिसकी वजह से एवापोरेशन होगा मतलब भाप बन के उड़ गया पानी, पानी उड़ गया मतलब जो सैलिनिटी थी यानी जो नमक था, जो न्यूट्रिएंट्स वो छोड़ गया, इसकी वजह से सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होगी, बारिश का मतलब हो गया साफ़ पानी आ गया, साफ़ पानी मिल गया। अगर मैं नमक के पानी में साफ़ पानी मिला दूँ, उसका मतलब नमक की क्वांटिटी कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कम नमकीन लगेगा, है ना। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। एक गिलास में नमक का पानी लो, उस नमक के पानी में अगर मैंने और पानी मिला दिया तो क्या मुझे ज़्यादा नमकीन लगेगा, कम लगेगा, कम लगेगा। क्योंकि मुझे कम नमकीन लगेगा तो उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन से, यानी क्या हुआ, सैलिनिटी कम हो गई। सिमिलरली रिवर का इनफ्लो, रिवर क्या होती है, रिवर मीन्स फ्रेश वाटर, है ना। रिवर का मतलब होता है, नदी का मतलब होता है साफ़ पानी, नदी का मतलब है साफ़ पानी। अगर मैं साफ़ पानी ऐड कर रहा हूँ, उसका मतलब जो नमकीन बना होगा पानी समुद्र का, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और आइस की मेल्टिंग, बर्फ़ क्या होती है, ठीक है, बर्फ़ क्या होती है, साफ़ होती है, साफ़ पानी का एक सोर्स है। अब बर्फ़ जो साफ़ पानी का सोर्स है, अगर मैं साफ़ पानी को बर्फ़ को डालता हूँ नमकीन पानी में, तो क्या होगा, क्या वो नमक बनेगा या कम नमक बनेगा, पानी कम नमकीन बनेगा। तो यानी कि समझ में आ गई बात। ठीक है, हेलोक्लाइन क्या होता है, लेयर विद द रैपिड सैलिनिटी चेंजेस द डेप्थ, और डेंसिटी क्या होती है, इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर, ये तो पता ही है। हेलोक्लाइन क्या होता है, ठीक है, हेलोक्लाइन बेसिकली क्या होता है, जैसे थर्मोक्लाइन था, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, क्लाइन मतलब इंक्लाइन डिक्लाइन से मान लो, जैसे इंक्लाइन डिक्लाइन कहते हैं ना इंग्लिश में, चढ़ने उतरने को, कम ज़्यादा को इंक्लाइन डिक्लाइन बोलते हैं। वैसे ही थर्मोक्लाइन क्या होता है, ठीक है, थर्मोक्लाइन इज नथिंग बेसिकली टेम्परेचर का ऊपर नीचे होना, और हेलोक्लाइन इज बेसिकली सैलिनिटी का ऊपर नीचे होना डेप्थ के साथ, जो भी। ठीक है ना, ओशन फ्लोर के रिलीफ फीचर्स की बात कर लेते हैं अच्छे से कि क्या क्या है इसमें। और देखो, आपको पता होगा समुद्र का वो एरिया जो तट कहलाता है उसे बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है, फिर जो बिल्कुल समुद्र का लहरें जहाँ तक आती हैं उसे बोलते हैं शोर लाइन, कि समुद्र की लहरें जहाँ तक आती हैं उसे बोलेंगे शोर लाइन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कुछ ऐसा एरिया जो इसे बोलते हैं अंतरीप, है ना, पृथ्वी का वह भाग जो समुद्र के अंदर तक जाता है। हमने वाक्य उसमें पढ़ा था ना, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो अंतरीप कहलाता है, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ कह लो। ठीक है, फिर कुछ ऐसा पार्ट होगा जहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम हो जाएगी, फिर ओशनिक फ्लोर आगे बढ़ने वाली है। बट बीच में क्या हुआ, देखो होता क्या है, जब ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स और वो सब, कॉन्टिनेंटल ओशनिक वाली चीज़। बट विद टाइम क्या हो रहा है, जैसे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये ओशनिक फ्लोर है। ठीक है, ओशनिक फ्लोर, ये कॉन्टिनेंटल फ्लोर है, ये दोनों पास में आएंगी तो यहाँ की जो डेंसिटी होगी वो मिट्टी उट्टी होगी वो तो जमा होगी, वो जमा होगी तो क्या होगा, ये जो प्रॉपर फ्लोर होगा वो इस तरीके से बन जाएगा विद टाइम, समय के साथ धीरे धीरे। और ये जब समय के साथ ऐसे ऐसे बन जाएगा तो ये वाला जो पार्ट था जहाँ तक लहरें आ पा रही हैं, जैसे यहाँ पर लहरें आ पा रही हैं, ठीक है, यहाँ पर आ पा रही हैं, इसे बोलेंगे हम वो शोर लाइन। ठीक है, ये जो है जो नीचे का पार्ट है उसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोल दिया, अंतरीप बोल लो इसे। ठीक है, वो पार्ट जो बिल्कुल ऐसे ढलान वाला है उसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लोप मतलब ढलान। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसा हिस्सा होगा जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो हल्क, जैसे ये मैंने बनाया था ना,
ये कॉन्टिनेंटल वाला है। यहाँ क्या होगा, हल्की हल्की मिट्टी जमा होने लगेगी, ऐसा ये हल्का सा उठने लगेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, क्लियर। अब इसी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर से क्या आ रही है, एक नदी आ रही है। नदी क्या करती है, काटती है, मिट्टी को काटती है, बीच में से रास्ता बनाती है, हाँ है ना। नदी का एक बहाव होता है, सालों में, करोड़ों सालों में, लाखों सालों में क्या होगा, मिट्टी समुद्र के अंदर भी काटेगी, उस समुद्र के अंदर भी उसने घाटी बना दी है। समुद्र के अंदर की घाटी को जो मिट्टी की वो नदी के द्वारा काटी गई है, उसको क्या बोलते हैं, सबमरीन कैन्यन। सबमरीन मतलब पानी के अंदर, कैन्यन मतलब घाटी। सबमरीन मतलब पानी के अंदर, कैन्यन मतलब घाटी। जॉर्ज कैन्यन आप पढ़ते हैं ना, हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स, तो ये वाला भी हमें याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा वो प्लेन एरिया, समुद्र का वो प्लेन एरिया, जैसे हमने ये समुद्र बनाया था ऐसा, तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो एक बनेगा, एक बिल्कुल प्लेन एरिया बन जाएगा, सपाट भूमि। समुद्र की वो सपाट भूमि, समुद्र की सपाट भूमि, उसे बोलेंगे एबिसल प्लेन या कोस्टल प्लेन या मरीन प्लेन बोल लो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट, कोस्टल नहीं, मरीन प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी पहले यहीं पर देख लेते हैं। सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, जेंटली स्लोपिंग सबमर्ज एक्सटेंशन ऑफ कॉन्टिनेंट, मतलब सबमर्ज मतलब पानी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मरीन लाइफ होती है, रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ही होता है, ऐसा होता है, ठीक है। ये रहा पानी, यहाँ तक आ पा रहा है, ठीक है। तो ये देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जिसे हम बोलते हैं अंतरीप बोल लो, ठीक है। और ये जो ये रहा पानी हमारा, तो ये क्योंकि ये 200 मीटर के ऊपर ही होता है लगभग लगभग, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जीवन है, यहाँ पर जीव जंतु यहीं पर रहते हैं। अंदर क्यों नहीं रहते, क्योंकि अंदर बहुत ठंडा है, बहुत गहरा है, यहाँ पर सूरज की किरणें पहुँच पाती हैं, समझ रहे हो। शेल्फ ब्रेक क्या होता है, द पॉइंट वेयर स्लोप इंक्रीजेज इन शार्पली। अब ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ हल्का स्लोप था, फिर यहाँ से और स्लोप हो गया, ढलान और बढ़ गया। ये जो पॉइंट है जहाँ से ढलान बढ़ गया, उसे बोलते हैं शेल्फ ब्रेक, ठीक है। हिंदी में भी इसका हिंदी वर्जन लिखा होगा, आप देख लेना। कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया, कॉन्टिनेंटल राइज हो गया, एबिसल फ्लोर या एबिसल प्लेन हो गया, मरीन फ्लोर हो गया, ठीक है। ओशनिक ट्रेंच क्या होता है ना, ओशनिक ट्रेंच हमें याद रखना है। जैसे ये देखो, वो पार्ट समुद्र का, फॉर एग्जांपल 2 प्लेटें मान लो पास में आती हैं, तो एक प्लेट क्या होता है, बेनी ऑफ जोन में जाती है अंदर को, है ना। ये आपने पढ़ा होगा जियोमॉर्फोलॉजी में, नहीं पढ़ा हो तो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। जब ये प्लेट अंदर धंसेगी, ठीक है, जब ये प्लेट अंदर धंसेगी तो क्या होगा, एक ऐसा पार्ट निकले के आएगा, ऐसा कुन्ने जैसा पार्ट निकल के आएगा, नुक्क जैसा। ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रेंच, ठीक है। जैसे ये, ठीक है, ये ट्रेंच हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पर ओशनिक ट्रेंच भी देखने को मिले, जैसे कि एग्जांपल मरियाना ट्रेंच, और ये बहुत डीप में जा सकते हैं, सबसे डीप पार्ट यहीं पर होते हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच और ये सब। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से एग्जांपल हैं। मिड ओशियनिक रिज भी हो सकता है, अंडर वाटर माउंटेन चेन, ठीक है। समुद्र के अंदर ही ज्वालामुखी होता है, आपने सुना होगा ज्वालामुखी। या फिर होता क्या है, जब समुद्र बेसिकली, ये 2 प्लेट है, दोनों प्लेट आपस में टकराएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, माउंटेन रेंज भी बनते चले जाएगी ज्वालामुखी की वजह से, या फिर कह लो लावा की वजह से। इसको बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, ठीक है। गोयॉर्ड्स क्या होते हैं, टेबल माउंट्स होते हैं, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। एग्जांपल गोयॉर्ड्स का क्या हो गया, ये ध्यान से देखो, ध्यान से देखना अभी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, मिड ओशनिक रिज, मतलब ये वाला एक समुद्र वाला हिस्सा आया पास में, या फिर सॉरी दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, और ये वाला एक दूर जा रहा है। सो मिड ओशनिक रिज जो बनती है वो डिवाइड होने पे बनती है, और ट्रेंचेस जो बनते हैं वो पास आने पे बनते हैं, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है, मिड ओशनिक रिज बन रहा है। दूसरा क्या है, गोयॉर्ड्स। गोयॉर्ड्स क्या है, बेसिकली टेबल जैसा लग रहा है, टेबल जैसा। सो आप इसके लिए आपको याद रखना है टेबल। गोयॉर्ड्स क्या है, टेबल जैसा फीचर है, ठीक है। उसके अलावा सी माउंट, ये माउंटेन जैसा लग रहा है हल्का हल्का, तो ये सी माउंटेन हो गया। और यही माउंटेन अगर पानी के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो हमें उसे आइलैंड बोल देते हैं, टापू बोल देते हैं, है ना, यही चीज़ है। और ये देखो ट्रेंच, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, सबमरीन कैनॉन्स एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ, ओके।
ये दूसरा डायग्राम है, आप रेफ़र कर सकते हो उसे। और ये भी सेम डायग्राम, आप रेफ़र कर सकते हो इनको भी, मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया सब कुछ। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस 5 मेजर ओशंस हैं हमारे पास, याद रखना है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा अगर एवरेज डेप्थ की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा डेप्थ कौन सी कहाँ मिल जाएगी आपको? पैसिफिक ओशन मिल जाएगी, 4280 मीटर, ठीक है, इसकी एवरेज डेप्थ है। और ये लार्जेस्ट ओशन है, याद रखना। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है? अटलांटिक ओशन, इसकी एवरेज डेप्थ कितनी है? 3646। अब इंडियन ओशन की बात करते हैं, ये थर्ड लार्जेस्ट है। अब ये जो लार्जेस्ट वाला पार्ट है ना, ये भी चेंज होता रहता है। आज से 10 साल पहले देखोगे लार्जेस्ट में जो किलोमीटर्स होंगे कुछ और होगा, है ना। फॉर एग्जांपल अपने इंडियन शोर लाइन देखा था, इंडिया में कितनी शोर लाइन है इंडिया की, वो खुद चेंज हुआ है। 4000 का कुछ का किलोमीटर का अंतर आया है। पहले करीब 7000 हम बोलते थे, अब कितना बोलते हैं हम? 11000 कुछ बोल रहे हैं। ये भी डिफरेंस जो आया है वो क्यों आया है? डिफरेंट टेक्नोलॉजी हमारे पास बढ़ी है ना, पहली बात। दूसरा क्या है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो आप सही से उसका मैपिंग कर पाते हो। सही से मैपिंग कर पाओगे तो अच्छे से डेटा मिलेगा आपको, डेटा एनालिसिस में हेल्प होगी, ये तो बहुत क्लियर है। बट डेटा एनालिसिस के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो क्या है? वो इंपॉर्टेंट एरिया है कि यू विल गेट द इंफॉर्मेशन वेरी एक्यूरेटली। सेकेंडली, विद टाइम देयर इज अ चेंज इन द क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होगा तो पानी का स्तर भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डिफरेंट जो पानी का लार्जेस्ट कौन है इसका डेटा भी चेंज होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 160 प्लस याद रख लेना, इसका 105 के आसपास याद रख लेना, इसको 70 के आसपास याद रख लेना इंडिया वाले को, ठीक है। अब इंडिया वाले को 70 कैसे याद रखोगे? इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं कितने हैं? 7 हैं। या इंडिया के लोग, भारत जो है वो 7 समंदर पार है, इंडिया जो है 7 समंदर पार है, तो 70 प्लस, ठीक है। सदर्न ओशन 4th लार्जेस्ट है, ठीक है, और यंगेस्ट भी है। यंगेस्ट क्यों है ये हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, 20, ठीक है। और आर्कटिक 13। सबसे कम सैलिनिटी कहाँ पर है? सबसे कम लवणता जो है आर्कटिक में ही है, ठीक है। और क्योंकि ये आइस से कवर्ड रहता है पूरा, आर्कटिक मतलब यहाँ पर जो नीचे की तरफ है ना, ये वाला हिस्सा। हाँ, कुछ डीपेस्ट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। पैसिफिक का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच है, चैलेंजर डीप में आता है। इसका जो हमें याद रखना है वो ये है कि 10,900 किलोमीटर करीब है, ठीक है। सिमिलरली अटलांटिक के लिए हमें याद रखना है एवरेज डेप्थ कितनी है इसकी? 3600। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एवरेज, ये एवरेज डेप्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। एटलीस्ट ये याद रख लेना, कुछ याद रखो मत रखो, 10,900 याद रख लेना एटलीस्ट। फिर ब्राउनसन डीप कहाँ पर है? पोर्टो रिको ट्रेंच के अटलांटिक में। अननेम्ड डीप कहाँ है? जावा ट्रेंच में। और कहाँ पर है? 7200। अब ये देखो डीप क्या है, ट्रेंच क्या है वो समझो। ट्रेंच मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, ट्रेंच ये रहा। बट जब मैं बात करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ, मान लो, ठीक है, ये रहा प्रॉपर ट्रेंच वाला हिस्सा, ठीक है ना। अब मान ये है, ठीक है, ये समझ गए, ये ट्रेंच बन रहा है, ये पूरा क्या है? ट्रेंच है, 3D बना दिया मैंने। अभी ट्रेंच जो है कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर वो थोड़ा ज़्यादा गहरा होगा, उसी को बोलते हैं डीप। सो अननेम्ड डीप कहाँ पर है? जावा ट्रेंच में है। फैक्टोरियन डीप कहाँ पर है? साउथ सैंडविच में है। मेलो डीप कहाँ पर है? आर्कटिक ओशन। ये सब आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंचेस भी हैं जो पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन में। हमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट है वो मार्क कराता हूँ। क्यूरल कमचटका याद रखना है, कहाँ पर है? पैसिफिक में। एक कामचटका एक पेनिनसुला भी है, कहाँ पर? रशिया का पेनिनसुला है, दिखा देता हूँ। ओके, डायग्राम में शो नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पर आता है, ठीक है, कामचटका पेनिनसुला जापान के पास। मैपिंग में कर लेंगे यार। इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच आएगा, जावा सुंड्रा और डिमेंटेनिया ट्रेंच आएगा, ठीक है। ये मैचिंग में आएंगे क्वेश्चन, याद रखना, तो आपको ये याद करना है। सदर्न ओशन की बात करते हैं, साउथ सैंडविच, ठीक हो, साउथ की सैंडविच खानी है, साउथ में आ जाओ, साउथ की सैंडविच खानी, साउथ में आ जाओ, ठीक है। और दाइमा मारेगी, जापानी दाइमा मारेगी, ठीक है, जावा की दाइमा मारेगी, जवान दाइमा मारेगी, कहाँ पर? इंडिया में। दाई माँ, ठीक है, इस टाइप से मान लो।
सो इम्पॉर्टेंट रिजेस की बात करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट इतना है नहीं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, रिजेस इतना नहीं पूछता है, बट हल्का फुल्का अगर मैं मार्क करना चाहूँ सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी होगी तो जॉन डेफो का रिज हमें याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं मिड ओशनिक रिज हमें याद रखनी है, ठीक है, और रियो ग्रांडे राइज हमें याद रख लेना है। ऐसे इक्का दुक्का है भाई, हमें याद रखना है, इतना कुछ बाकी इतना लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। हाँ 90 ईस्ट रिज हमें हमसे पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, और ये ठीक है, बस इतना। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट हैं, जैसे डाटम लाइन क्या होता है, ये PYQ में था, ठीक है। डाटम लाइन बेसिकली क्या होता है, डिफरेंस लाइन और सरफेस यूज्ड एज अ बेस फॉर मेजरिंग एलिवेशंस, डेप्थ और जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन होती है जिसे हमें बेस की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो हमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स नापने हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर मेजर करने हैं, कुछ भी मेजर करना है, तो हमें उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, एक ना एक रेफरेंस लाइन तो लेनी पड़ेगी। उसी रेफरेंस लाइंस को हम बोल सकते हैं डेटम लाइन, बेसिक स्ट्रेट लाइन होती है, कुछ नहीं होती है। आइसो बात की बात करते हैं। आइसो बार आपने सुना होगा, है ना, आइसो बार आपने ये सब सुना होगा। आइसो बात क्या होता है, नहाने की बात हो रही है क्या, नहाने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि भाई लाइंस कनेक्टिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ, ठीक है। आइसो बार डेप्थ की बात हो रही है, जैसे आइसो बार में हम इक्वल प्रेशर वाली लाइन को वो जोड़ रहे थे, ऐसे ही आइसो डेप्थ वाली में इक्वल डेप्थ वाली लाइन को जोड़ेंगे आइसो बात वाली में। सो कॉन्टूर लाइंस क्या होती है, लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द लैंड। सो लैंड में कितना इक्वल एलिवेशन है, ठीक है, ऐसे मान लो। सो ये वाला एलिवेशन और ये वाला एलिवेशन लगभग सेम है, सो ये बन गई एक लाइन, ठीक है। सो कॉन्टूर लाइंस होती हैं। सो जितनी ऊंचाई को अगर हमें एक लाइन में डालना है तो उसे कॉन्टूर लाइंस बोलेंगे। गहराई की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, आइसो बात हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट सर्कल और रंब लाइन क्या होती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछे आ चुके हैं, समझो कुछ एग्जामिनेशन में इसका जिक्र आया था, तो समझो रंब लाइन क्या होती है और ग्रेट सर्कल क्या होता है। ग्रेट सर्कल होता है ये, अगर मान लो मुझे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, और मैं अगर ना पूरा स्टीयरिंग जो है बोट का वो बिल्कुल मोड़ता नहीं हूँ, वो बोट का स्टीयरिंग जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, मैं एक भी कुछ ना कुछ चेंज नहीं करता हूँ, तो क्या होगा, मैं लेटीट्यूड वाइज चलता रहूँगा, पहुँच जाऊँगा यहाँ पर। बट क्या ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली। तो मुझे करना क्या चाहिए भाई, मुझे क्या होना चाहिए, मुझे लेटीट्यूड पे चढ़ाई करनी चाहिए और हल्का सा ऐसे टिल्ट होकर जाना चाहिए। ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, हल्की टिल्टेड होनी चाहिए ऐसे, ये होगा शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। इंस्टेंट के मैं ऐसे पूरा चक्कर लगा के जाऊँ, है ना, क्योंकि आप देखोगे तो पृथ्वी जो है वो हल्की ऐसी तो है। अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है तो यहाँ तो मैं ऐसे घूम के जाऊँ क्योंकि पृथ्वी गोल है, या फिर मैं हल्का सा ऐसे ही चले जाऊँ तो ये पास पड़ेगा, है ना। एक काम करना, एक बॉल लेना, उस बॉल पे 2 मार्किंग मारना आगे पीछे, फिर देखो मैं आप कैसे समझ जाओगे इस कॉन्सेप्ट को। सो रंब लाइन क्या होती है, ये वाली लाइन, ये जो बिल्कुल बिना मोड़े पहुँच रहे हो ना आप, ठीक है। और ग्रेट सर्कल मतलब ग्रेट रास्ता, छोटा रास्ता। सो ग्रेट लोग कौन होते हैं, वो छोटे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। और रंब लाइन कौन सी होती है, वो अंगूठे की दिशा में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रंब लाइन कौन से होते हैं, वो अंगूठे की दिशा में आगे बढ़ेंगे, याद रखना। सो रंब लाइन मतलब नाक की दिशा में आगे बढ़ेंगे। कांस्टेंट कंपास बेयरिंग, लॉन्गर देन ग्रेटर सर्कल बट ईजियर फॉर नेविगेशन, क्योंकि तो आपने कुछ चेंज नहीं करना। नॉटिकल माइल्स क्या होती है, डिस्टेंस के लिए होती है, और फैथम क्या होती है, डेप्थ के लिए। अगर आप पानी के डेप्थ में जाओगे तो आप कौन सी यूनिट में नापोगे, आप फैथम में नापोगे, है ना। और अगर नॉटिकल माइल्स में जाओगे यानी कि डिस्टेंस नापोगे। तो सी लेवल में चेंजेस होते रहते हैं, क्यों होते रहते हैं, टेम्परेचर की वजह से, आइस मेल्ट हो गया यानी हो गया, फिर टेक्टोनिक अपलिफ्ट हो गया, सब्सिडेंस हो गया, इस सब की वजह से सी लेवल में चेंजेस होते रहते हैं। सी लेवल में चेंजेस होंगे, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि उसके आसपास के जो कोस्टल एरिया होगा उसमें फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, और जो भी हैबिटेट होगा वो लॉस होगा, लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी डैमेज होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मरीन पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, देखो एक बात समझ लो, दीज नोट्स जो मैंने बना दिए हैं, दीज आर लाइक ख़त्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें ये मत देखने बैठो सर ये इतना ज़्यादा ये है वो है, समझो इस छोटी सी बात को कि ये नोट्स आपको फाइनल रिवाइज नहीं करने, प्रीलिम्स के लिए अलग से मैं दूंगा, ठीक है। सो वो मिलेंगे, वो बहुत शॉर्ट होंगे, वो बहुत क्रिस्प होंगे, टू द पॉइंट होंगे, बट वो तभी आप समझ पाओगे जब आपको बेसिक कंसेप्ट आपको समझ लिया होगा।
क्योंकि अगर ये आपने, क्योंकि देखो यार हम एग्जामिनेशन से पहले क्यों पढ़ रहे हैं, है ना, एग्जामिनेशन से पहले जाके लूसेंट के 4-5 पेजेस पढ़ो, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता ना, हमें एक्स्ट्रा ही पढ़ के चलना होता है। हम एक्स्ट्रा करेंगे तभी तो हम कवर कर पाएंगे, दैट्स द थिंग। सो यूएन क्लॉज की बात करते हैं अब। लास्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। डेफिनेशन आपको पता ही होगा, इंटरनेशनल ट्रीटी है डिफाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन। सो नेशन जो होते हैं वो अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ को समझे कि भैया हमें पानी समुद्री को भी प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है पूरा पूरा कचरा लिया समुद्र में आगे डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कब अडॉप्ट हुआ था? 1982 में। कब लागू हुआ? 1984 में, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में। ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ओशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंट्रीज कौन सी हैं, पार्टी नहीं है, बट हमें याद रखना है इंडिया इसका पार्ट है। यस, इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? इंटरनेशनल सी बाइट अथॉरिटी और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी। ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस कि कुछ मैरीटाइम जोन्स भी होते हैं जो यूएन क्लॉज से रिलेटेड है, वो हमें ध्यान रखने हैं। ओके, वो कौन कौन से हैं तो वो समझो, वो ये हैं। सबसे पहले आता है इंटरनल वाटर। देखो सीन क्या है, देखो समुद्र का जो पानी होता है वो तो अंदर तक कटता है, ज़रूरी थोड़ा ना वो ऐसा हो, वो ऐसा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना। तो क्या करते हैं, जो भी मेन लैंड से दूर पे है, सबसे दूर पर है, सबसे दूर पर मान लो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे, ये वाला पॉइंट हो गया, इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं ऐसे। ठीक है। और ये जो बनाई हमने, ये जो हमने बना ली, इसे बोलेंगे बेस लाइन। इस बेस लाइन के अंदर जितना भी पानी होगा उसे बोलेंगे इंटरनल वाटर। अब ये लगून भी हो सकता है ना, ये चिल्का लेक भी हो सकती है। आपने चिल्का लेक सुनी होगी, कहाँ पर? उड़ीसा में। डिफरेंट डिफरेंट ऐसी लेक्स भी हो सकती हैं। सो ये लेक्स भी हो सकती है, ये इंटरनल वाटर में बेसिकली सब कुछ हो सकता है ना। सो बेस लाइन हमें याद रखनी है। सो बेस लाइन से, ठीक, याद रखना इंटरनल वाटर से नहीं, बेस लाइन से। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल आप अगर आप आगे आओगे, ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप 12 नॉटिकल माइल को 12 किलोमीटर मान लो, दोनों इक्वल नहीं है। 1 नॉटिकल माइल इज़ नॉट इक्वल टू 1 किलोमीटर, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप थोड़ा इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओ। ठीक है, एग्जामिनेशन मत मार गया है ना 1 किलोमीटर के बराबर। सो 12 नॉटिकल माइल तक जो डिस्टेंस है वो कौन सी कहलाती है? ये जो पार्ट है ये वाला, ये कहलाता है टेरिटोरियल सी। ठीक है। उस 12 नॉटिकल माइल से, यानी इस लाइन से आगे 12 तक, ये वाला जो 12 वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कंटीजुअस जोन्स। कंटीजुअस जोन्स, ठीक है। हिंदी वालों नोट्स में ले होंगे, हिंदी में भी लिखा है। ठीक है। इस कंटीजुअस जोन से आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, आगे 200 नॉटिकल माइल तक, इस 12 वाली से आगे 200 तक ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है। तो हमें याद रखना है। अच्छा, एक और बात, इसमें ये जो नोट्स में ये जो दे रखा है, इसको थोड़ा सही कर लेना। ठीक, ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है ये 12 से लेकर 200 तक होता है। ठीक है। अब इसका शॉर्टर फॉर्मेट भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, जैसे कि इंटरनल वाटर हो गया, इंटरनल वाटर से 12 जाओगे तो टेरिटोरियल वाटर मिलेगा, टेरिटोरियल से 12 जाओगे तो कंटीजियस जोन मिलेगा। टोटल कितना हो गया? 24 हो गया। वहीं टेरिटोरियल वाटर से 200 जाओगे तो कितना मिलेगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलेगा, याद रखना। मतलब टोटल है ये 200 किलोमीटर, बाकी टेरिटोरियल से कितना पड़ेगा? 188 पड़ेगा, ध्यान रखना। नाउ सेकंड, ये सही है, ये लिमिट दे रखी है, दिस इज लिमिट। ठीक है। सो कंटीजियस जोन की लिमिट कहाँ पर है? 24 पर है। ठीक है। और टेरिटोरियल की लिमिट कहाँ पर है? 12 पर है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की कहाँ पर है? 200 पर है। ठीक है। इसके अलावा चार्ट देख लेते हैं फटाफट। सो 0 से 12 टेरिटोरियल, 12 से 24 कंटीजियस, 12 से 200 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करते हैं जो कंट्री का हिस्सा होता है। इंडिया की कॉन्टिनेंटल शेल्फ इंडिया का हिस्सा होगी, बट देयर आर सर्टेन केसेस कॉन्टिनेंटल शेल्फ बड़ी होती है, तो इस हिसाब से एक्सेप्शनली हम 350 नॉटिकल माइल तक मान लेते हैं। फिर हाई सी मतलब ये वाला जो पार्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आगे का पार्ट को कहलाते हैं हाई सी। ठीक है, कहते हैं हाई सी।
फिर कुछ राइट्स होते हैं, जैसे टेरिटोरियल सी की बात करते हैं, इसमें पूरी सोवरेनिटी होगी, एयर बेड भी हमारा, सी बेड भी हमारा, वाटर सब कुछ उस देश का होता है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो सब कुछ इंडिया का। कंटीजियस जोन्स की बात करते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लॉज होंगे वहाँ पर आपके जो भी कानून होते हैं, ठीक है, वो लागू होते हैं। आप ऐसा नहीं है कुछ भी ड्रग्स स्मगलिंग करोगे देश के पास, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो भी देश के कानून होंगे वो सब लागू होंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, द राइट टू एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट, कंजर्व मरीन रिसोर्सेज, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसा, सो पैसा मतलब मिनरल्स, सो मरीन मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हो 200 नॉटिकल माइल तक, ऐसा है, ठीक है। सो ये दिस इज़ द थिंग। अब कुछ और चीज़ें जैसे CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की बात करते हैं, ये कहाँ पर हेडक्वार्टर्स का गोवा में है। इसके रीजनल सेंटर कहाँ पर है, कोच्चि, मुंबई और विशाखापट्टनम में। हेडक्वार्टर याद रखना इंपॉर्टेंट है, गोवा में, बस वो कुछ याद मत रखो, इतना याद रख लो। फिर प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, समुद्रयान जो भी इंडिया में न्यूज़ में था और अभी ARO एग्जामिनेशन में पूछा भी गया था, ये इंडिया का डीपेस्ट ओशन मिशन है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है, इसे पोर्ट डेवलप करने का एक मिशन है, ठीक है। फिर ओशन एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शंस की बात होगी तो हमें याद रखना है एल नीनो, ला नीना हमें याद रखना है, एनसो भी हमें याद रखना है। इसके अलावा इंडियन ओशन डायपोल हमें याद रखना है। ये बेसिकली क्या है क्या नहीं है आप हल्का सा एक बार पढ़ लेना, बाकी इसको मेजरली हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में अच्छे से। फिर देयर आर सर्टेन हाईएस्ट टाइडल रेंज इन द वर्ल्ड, बे ऑफ फंडी। ये बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, पूरा का पूरा जो अभी हमने ऊपर से नीचे तक पढ़ के आए हैं वही सब है, सब कुछ वही है, ठीक है, प्रॉपर सेम है, जैसे अपवेलिंग, डाउनवेलिंग, वर्टिकल मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, सब कुछ, टाइड्स वाइड्स सब कुछ है। बस एक बात याद रखना, पेलेगिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। पेलेगिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जब भी समुद्र में पानी आता है, समुद्र में पानी एंटर करेगा तो क्या होगा, अपने साथ मिट्टी भी लेके आएगा, सेडिमेंट्स भी लेके आएगा, ठीक है, वो सेडिमेंट्स ही होते हैं ये पेलेगिक डिपॉजिट्स। अगर ये ऑर्गेनिक होंगे तो उसे बोलेंगे ऊज, अगर ये इनऑर्गेनिक होंगे यानी कि वॉल्केनिक वाले होंगे तो उसे बोलेंगे रेड क्ले। ध्यान रखना है इस बात को, ओके। सो आई थिंक दैट्स इट। 1 घंटे में हमारी ओशनोग्राफी खत्म हो चुकी है, आपका रिवीजन भी हो गया होगा, मल्टीपल हमने चीज़ें खत्म कर ली हैं। आपका बस जो एक चीज़ बची है वो है ओशनोग्राफी में जो करंट्स होती हैं, ठीक है, उसको मैं एक PDF में प्रोवाइड कर दूंगा कल, जब इसके PYQs करेंगे शाम को 6 बजे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद।